Hello everybody. Today is the second lecture of our subject drugstore and business management. Still we are in the first chapter named introduction and we are still covering the part commerce. This is Sandeep Kumar Sharma, your new teacher. Today we will discuss activities revolving around trade. यानी कि बिज़नेस के आजू बाजू क्या क्या होता है या क्या क्या है, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको नज़र आ रहा है बैंकिंग, यानी कि बैंक बहुत सी सुविधाएं देते हैं। अगर मैं आप में से किसी से पूछूं तो एज ए स्टूडेंट आप मेरे को बताओगे कि सर बैंक में हम पैसे जमा करवा सकते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं। किसी और को ज़्यादा जानकारी होगी तो वो बोल देगा कि हम आजकल फ़ीस जमा कर सकते हैं, आजकल हम बिल पे कर सकते हैं, आजकल हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा जानकारी उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो स्टूडेंट मुझे प्रोवाइड कर देगा। तो कुल मिला के जो बैंक है उसकी वजह से जो रुकावटें आती हैं किसी बिज़नेस में, उनको ये अपने फाइनेंस और क्रेडिट से रिमूव कर देता है। उधारी, यानी आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप उस क्रेडिट कार्ड पे जितना सामान ले रहे हो ले लो, उसके बाद 50-55 दिनों में आप वापस कर दो जितना भी सामान आपने लिया है उसका मूल्य। या फिर आप बिज़नेस शुरू करने वाले हो तो आप फाइनेंस करवा सकते हो, पैसा ले सकते हो, काम शुरू कर सकते हो। पर आजकल जो बिज़नेस हाउसेज हैं वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि ज़्यादा बनाने में सस्ता पड़ता और ऑफन एंटीसिपेट सफिशिएंट डिमांड ऑफ देयर गुड्स, और वो ये भी पता लगा लेते हैं कि उनकी कौन सी चीज़ कब कहाँ कितनी बिकने वाली है। लेकिन सामान ज़्यादा बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उतने ज़्यादा सामान के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल के लिए जो पैसा चाहिए, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द ओनर्स। मोर ओवर मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। आजकल जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो उनके ऊपर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, यानी कि ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, बहुत सारी मशीनरी लगेगी, लॉट ऑफ फंड्स आर नीडेड अपने उस बिज़नेस को अच्छे से चलाने के लिए। तो बैंकिंग जो है वो हमें कुछ सर्विसेज देता है, जैसे कि इट प्रोवाइड्स लोन मिल जाएगा, एंड एडवांस फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीनरी। पैसा ले लो और आपको जो सामान खरीदना खरीद लो, कच्चा माल और मशीनरी ले लो। इट प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जैसे कि ड्राफ्ट बनता है आपके अकाउंट से और आप कोई बिजनेसमैन हो, आपके अकाउंट में मान लीजिए पैसे कम हैं लेकिन आपको ज़्यादा पैसे का ड्राफ्ट बनाना है, और अगर आपका नाम चलता है, बैंक को पता कि आप कौन हो, तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट भी दे देगा। यानी कि आपको आपके अकाउंट में कम पैसे होने की वजह से भी जितने अमाउंट का आपको ओवरड्राफ्ट लगेगा, अगर आपकी इमेज बैंक में अच्छी है तो मिल जाएगा। ए फर्म इज़ परमिटेड टू ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट इट्स करंट अकाउंट ऑन पेमेंट ऑफ ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। बस आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, आपको वो जानते हैं, उनको पता है कि आप पैसा दे दोगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप ओवरड्राफ्ट कर रहे हो। इट अलाउज द फैसिलिटी ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर परचेज्ड by it at their face value, less interest for expired period up to their date of maturity. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स नाम से समझ में आ गया होगा आपको बिल्स में डिस्काउंट मिलेगा अगर आप टाइम रहते पे कर देते हो। इट एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर इट्स कस्टमर्स एज रिगार्ड्स कलेक्शन ऑफ बिल्स, चेक्स, डिविडेंड्स। बैंक आपके लिए काम एज एन एजेंट भी काम करता है। आपके जो बिल्स पे करने वाले हैं, किसी ने, बहुत से लोगों ने, वो इनको इकट्ठा करेगा, आपकी जगह पे बैंक आपके चेक्स इकट्ठे करेगा। इट प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप इंडिया के हो, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो यहाँ का एक बैंक वहाँ पे भी है, तो वहाँ आपको जाके फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगी क्योंकि आपको वहाँ उन्हीं की करेंसी में काम करना पड़ेगा। आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देगा जिससे कि आपको फॉरेन ट्रेड करना आसान हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से बिज़नेस करना दूसरे देश में जाके कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो ये कुछ बैंक के बारे में जानकारी थी। अब आया ट्रांसपोर्ट। ये भी आप सब लोग जानते हो, यानी कि भाई आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट से जाएगा या जाता है, सबको पता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है
इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब आपको प्लेस की चिंता नहीं है कि भाई मेरा सामान कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर कैसे जाएगा, जाएगा जितनी जल्दी चाहिए, जिसको जितनी जल्दी चाहिए उतना वो पैसा देगा, आप हवाई जहाज़ से भेज दोगे। इट असिस्ट्स ट्रेड बाई मूविंग गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू लोकेशंस वेयर दीज आर टू बी सोल्ड फॉर कंजप्शन। तो जो ट्रांसपोर्ट है वो हेल्प करती है गुड्स को एक जगह से जहाँ वो बनती है वहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए जहाँ वो कंज्यूम हो जाएगी, जहाँ वो खरीदने वाला खरीद लेगा। तो बड़े तरीके हैं ट्रांसपोर्ट के, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, जैसे रेल है, रोड है, एयर है, वाटर है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू गैस जाती है। रेलवेज जो है दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा सामान भेज सकते हो, क्योंकि ट्रेन के डिब्बे ज़्यादा होते हैं। गुड्स आर कैरिड फ्रॉम फार्मास्यूटिकल हाउसेज टू रेलवे स्टेशन बाई रोड ट्रांसपोर्ट एंड पैक्ड इनटू वैगन्स ऑफ गुड्स ट्रेन। जो माल भाड़े वाली ट्रेन होती है उसमें जो फैक्ट्री है दवाइयों वाली, वहाँ से वो ट्रक्स के ज़रिए सामान रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया जाता है, वहाँ से फिर वो उनके डिब्बों में लाद दिया जाता है और जहाँ पहुँचना उसको पहुँचा दिया जाता है। सम बिग फार्मास्यूटिकल हाउसेज हैव देयर ओन करियर्स। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दवाइयों के, उनके खुद के ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उनके ट्रक्स हैं, टेम्पू है, स्टेशन वैगन है, सब कुछ उनका खुद का। अगर आपको इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में आप एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में खास करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा ही होगा, इमरजेंसी में और अच्छे से होगा। ड्यू टू एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम जियोग्राफिक बैरियर्स बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स हैव डिसअपीयर्ड। अब अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने की वजह से जो बैरियर थे कि एक देश से दूसरे देश सामान कैसे जाएगा, वो सब खत्म हो गया है। प्रैक्टिकली आप दुनिया के हर कोने में सामान पहुंचा सकते हो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम आल्सो हेल्प्स इन मूविंग गुड्स फ्रॉम ए प्लेस वेयर इट इज़ अवेलेबल इन एक्सेस ऑफ इट्स डिमांड टू अदर प्लेसेस वेयर दे आर इन शॉर्ट सप्लाई कंपेयर टू डिमांड फॉर द सेम। यानी कि भाई एक जगह पे सामान बहुत बिकता है लेकिन एक जगह पे सामान लगता है लेकिन कम मिलता है, तो भाई आप हर जगह पे सामान ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुंचा सकते हो बशर्ते कि वहाँ पे डिमांड हो। इन दिस वे इट डिक्रीजेज सप्लाई इन एरियाज विद लो डिमांड एंड इंक्रीजेज इट सप्लाई इन एरियाज हैविंग ए हाई डिमांड। जहाँ पे हाई डिमांड है वहाँ पे सामान को पहुँचा दिया जाएगा टाइम पे और वहाँ पे लोग यूज़ करेंगे। जहाँ पे लो डिमांड है वहाँ पे और डिक्रीज़ भी हो जाएगी सप्लाई, तो डिपेंड करता है। सो दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एट ए रीजनेबल लेवल। इस तरीके से जहाँ पे सामान चाहिए वहाँ मिलता रहेगा, जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे कम चाहिए वहाँ पे कम मिलेगा। तो आप एक अगर सामान लगातार जहाँ चाहिए वहाँ मिल रहा है, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ कम मिल रहा है, कहने का मतलब सप्लाई टूट नहीं रही है, तो जो प्राइसेस हैं उनमें कोई चेंज होती नहीं है, वो चलती रहती। नेक्स्ट आया इंश्योरेंस। ये भी एक एक्टिविटी है जो कि बिजनेस के अराउंड रिवॉल्व करती है। इंश्योरेंस रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब इंश्योरेंस से आप एक रिस्क कवर कर लेते हो, जैसे कि आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया तो आपने एक रिस्क को कवर कर लिया कि भगवान ना करे कभी मुझे कुछ हो जाए, मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो मैं एक प्रीमियम हर साल भर रहा हूं। मैंने एक अपना लाइफ इंश्योरेंस लेके रखा है तो मेरी फैमिली को मेरे मरने के बाद इतना पैसा मिल जाएगा। ये इंश्योरेंस की एक उदाहरण है। लेकिन जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनमें बहुत तरह के रिस्क होते हैं, जैसे कि भाई सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो जाते समय लॉस हो गया, तो उसको कंपनसेट कैसे करेंगे? उसको कंपनसेट करेगी वो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि आपने उस सामान का जो आपकी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था उसका इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस करवा दिया, एक प्रीमियम पे कर दिया। इन बिजनेस लॉस सफर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फायर, आग लग गई नुकसान हो गया, थेफ्ट चोरी हो गई नुकसान हो गया, फ्लड आ गया बाढ़ आ गई नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया नुकसान हो गया, ट्रांजिट के समय एक जगह से दूसरी जगह पे जाते समय चीज़ें टूट गई या लिक्विड था वो वहाँ से बॉटल टूट गई वगैरह 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 वगैरह, तो दे आर कवर्ड थ्रू इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है जिसकी मैंने उदाहरण सबसे पहले दी, फायर इंश्योरेंस आग ना लग जाए, मेराइन इंश्योरेंस समुद्र में जाते समय डूब ना जाए पानी में, जनरल इंश्योरेंस, तो ये सब जो है अलग अलग इंश्योरेंस है। तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बता दिया कि भाई आप पेमेंट करते हो एक सम ऑफ मनी, तो जो व्यक्ति इंश्योर्ड है तो ऑन एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स, अगर तो वो बंदा जितने साल का आपने वो प्लान लिया अगर आप जिंदा रहे
तो अलग बात है, अगर आप उसके बीच में निकल गए तो आपको उसके बदले में जो पैसा आपने जितना इंश्योरेंस करवाया था आपको मिल जाए। ऐसे ही फायर इंश्योरेंस है, इसमें भी कंपनी अगर भगवान ना करे किसी का नुकसान हो जाए, आग लग जाए, किसी का सामान जल जाए, तो आपने उसका किस्त अदा की, आपको उसके बदले में पैसा मिलेगा। ऐसे ही पानी में है, मेराइन इंश्योरेंस में, ऐसे ही जनरल इंश्योरेंस में है, जो भी कवर्स हैं वो सारे कवर होते हैं। सो ये था इंश्योरेंस। अब अगला है वेयर हाउसिंग। मैंने पहले भी बताया था, सामान बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी डिमांड है, सामान आप बेच भी दोगे, लेकिन सारा सामान एक ही दिन में नहीं बिकता, लेकिन एक ही दिन में बहुत सारा सामान बन ज़रूर जाता है। तो उस बहुत सारे बन चुके सामान को कहीं ना कहीं तो आप रखोगे। अगर खुद का आपके पास रखने की जगह नहीं है तो आप किसी ऐसी जगह पे रखोगे जिसका आप भाड़ा दोगे, किराया दोगे, रेंट दोगे। तो वेयर हाउसिंग जो है वो आपका समय बचा देती है। वेयर हाउसेज आर प्लेसेस मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने सामान को स्टोर करके रखो। तो वेयर हाउसेज 3 तरह के हैं बेसिकली, प्राइवेट वेयर हाउस है, पब्लिक वेयर हाउस है एंड बॉन्डेड वेयर हाउस है। अब प्राइवेट क्या है सबको पता है। प्राइवेट वेयर हाउसेज आर ओन्ड बाई बिग बिजनेस कंसर्न्स, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके प्राइवेट वेयर हाउस है, आप किराए पे उनको ले सकते हो। और होलसेलर्स फॉर द स्टोरेज ऑफ देयर ओन स्टॉक्स, या फिर बड़े बड़े होलसेलर हैं जो कि अपनी दवाइयाँ जो आगे बेचते हैं। मैं केवल दवाई वाला हूँ तो इसलिए दवाई की बात कर रहा हूँ, तो वो अपनी जगह पे स्टोर कर। पब्लिक वेयर हाउस होते हैं, दे आर ऑपरेटेड बाई बिजनेस फर्म्स विच प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटीज़ टू द जनरल पब्लिक फॉर सर्टेन चार्जेस। यहाँ पे है कि कुछ चार्जेस दे के जनरल पब्लिक उनका इस्तेमाल कर सकती है उस वेयर हाउस को। बॉन्डेड वेयर हाउसेज जो हैं दे आर लाइसेंस्ड टू एक्सेप्ट इम्पोर्टेड गुड्स। देखिए यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेड गुड्स यानी किसी और देश से जो सामान मंगाया है उसको स्टोर करने के लिए जो वेयर हाउस बना है वो है बॉन्डेड वेयर हाउस। कब तक रख सकते हो? जब तक अनटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज आर मेंटेन, जब तक कि आपका वो जो सामान दूसरे देश से मंगवाया है आपको उसकी कस्टम ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं दे देते तब तक आपका सामान अपने इस्तेमाल के लिए या बेचने के लिए आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन तब तक आप उसको ख़राब होने के लिए वहीं तो नहीं छोड़ दोगे ना कस्टम वालों के पास। तो वहाँ बॉन्डेड वेयर हाउसेज हैं जहाँ पे आपका जो सामान आया वो कस्टम ड्यूटी पे करने तक वहाँ पड़ा रहेगा। दीज आर सिचुएटेड एट पोर्ट्स, और ऐसे बॉन्डेड वेयर हाउस जो होते हैं वो बंदरगाहों पे मिलते हैं। सो द स्टोरेज ऑफ गुड्स इज नेसेसरी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब पूछा जाए कि भाई जो सामान हम बना रहे हैं उसकी स्टोरेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम तो दवाई वाले हैं, तो हमारी जो दवाई है कोई मिठाई तो है नहीं या कोई सब्जी तो है नहीं। तो टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, सबसे पहले तो यह है कि हम स्टोरेज इसलिए करते हैं ताकि जो प्राइसेस हैं उनकी वो स्टेबल रहे। दूसरा, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स थ्रू आउट द ईयर। जब आपने स्टोर करके रखी होंगी तो सारा साल वो सप्लाई आप उस सामान की दे सकते हो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट सेम ग्रोज और इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन। जबकि वो चीज़ ज़रूरी नहीं, दवाई कोई ऐसी चीज़ है जो कि मान लीजिए कोई सब्जी है या फ्रूट है वो किसी एक ख़ास सीज़न में ही उगता है लेकिन आप उसको स्टोर करके रखते हैं। ऐसे ही कोई दवाई है किसी खास ही सीज़न में बनती है या बनी होगी लेकिन आपने उसको स्टोर करके रखा है, वो जब चाहे आप उसका इस्तेमाल करोगे। टिंक्चर ऑरेंज है जैसे, अब ऑरेंज तो एक ही सीज़न में मिलता है लेकिन टिंक्चर ऑरेंज उसके छिलके से बनता है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड व्हेन ऑरेंजेस आर अवेलेबल, लेकिन बनेगा तभी जब संतरा होगा, बट इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट थ्रू आउट द ईयर। लेकिन टिंक्चर ऑरेंज आपको कभी भी मिल जाएगा चाहे संतरे उस समय मार्केट में हो या ना हो। देयर इज़ ऑलवेज ए टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड इट्स सब्सिक्वेंट सेल। अच्छा, दवाई के या सामान के बनने से लेके उसके बिक जाने तक बीच में एक गैप हमेशा रहता है। टू इंश्योर कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट एट्स प्रॉपर स्टोरेज इज एसेंशियल। और अब वो जो गैप है, सामान बन गया लेकिन बिका नहीं, और वो जो बीच का गैप है जब तक वो नहीं बिका तब तक उसकी स्टोरेज ज़रूरी है ताकि कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी गुड्स की मार्केट में मिलती रहे। टू मेंटेन एन एडिक्वेट रिजर्व ऑफ स्टॉक and to eliminate the possibility of delay in receiving further stock of goods in time as a result of delay in transportation। मान लीजिए ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल हो गई और लंबी हड़ताल चली तो क्या करोगे? फिर क्या आप बिजनेस नहीं करोगे? तो इसीलिए जब आप वेयर हाउस में सामान रखे हुए हो
आपने ऑलरेडी एक्सेस में बहुत सारा सामान बना के रखा हुआ है, रिजर्व स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, तो जो पॉसिबिलिटी ऑफ डिले है वो ख़त्म हो जाएगी। सर्टेन गुड्स सच एज ड्रग्स, केमिकल्स, ये सब है, पेरिशेबल फूड है, दे आर रिक्वायर्ड टू बी प्रॉपरली स्टोर्ड टू प्रिवेंट देयर डिस्ट्रक्शन और डैमेज। दवाइयों को ख़राब होने से बचाने के लिए, केमिकल्स को ख़राब होने से बचाने के लिए, या जो खाना आप डब्बों में बंद खाते हो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसको प्रॉपरली स्टोर करना ज़रूरी है। द स्टोरेज इज़ नेसेसरी टू टेक द एडवांटेज ऑफ बल्क बाइंग, और स्टोरेज इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप बल्क में खरीद सको। अब आया पैकिंग या पैकेजिंग। पैकेजिंग से ये होता है कि रिस्क ऑफ स्पॉयलेज खत्म होता है, कि अगर ढंग से पैक किया तो ख़राब नहीं होगी। प्रोडक्ट्स आफ्टर देयर मैन्युफैक्चर आर रिक्वायर्ड टू बी पैक्ड प्रॉपरली टू प्रोटेक्ट द सेम फ्रॉम स्पॉयलेज, ब्रेकेज, लीकेज ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। सामान बनता कहीं है, जाता कहीं और है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट के दरमियान उसको कोई उठाएगा, कहाँ रखेगा, वहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, फेंक देगा। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है तो उसकी स्पॉयलेज, ब्रेकेज और लीकेज नहीं होगी। पैकेजिंग में आती है रैपिंग, सिंपल रैपिंग, रैप कर दिया। कोटिंग, जैसे कि आपकी टैबलेट्स के ऊपर शुगर कोटिंग या फिल्म कोटिंग होती है। फिलिंग, कंप्रेशन वगैरह वगैरह, ये अलग अलग तरीके हैं पैकेजिंग के। आजकल तो बड़े खूबसूरत तरीके से पैकेजिंग होने लगी है, आजकल तो इसकी स्पेशल पढ़ाई होती है। वेयर एज पैकेजिंग इज कंसर्न्ड विद द क्रिएशन एंड डिजाइनिंग ऑफ प्रॉपर पैकेजेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। प्रॉपर पैकेजिंग इज ऑल्सो एसेंशियल अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स 1945। और ये आपका एक अलग सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें आप ये वाला एक्ट पढ़ोगे, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स 1945, जिसके अंतर्गत दवाइयों की अच्छी पैकिंग होनी, प्रॉपर पैकिंग होनी ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इफ़ इट इज़ पैक्ड विद ए पर्टिकुलर मार्क एंड डिज़ाइन। अगर कोई जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई ख़ास मार्क लगा हुआ है, कोई ख़ास डिज़ाइन बना हुआ है, तो उसको आइडेंटिफाई करना उसकी पैकिंग की वजह से आसान हो जाएगा। मोर ओवर, प्रॉपर पैकिंग ऑल्सो अवॉइड्स डिटीरियोरेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर अच्छी पैकिंग कर रखी है तो वो प्रोडक्ट डिटीरियोरेट नहीं होगा, गल सड़ नहीं जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा। इट फैसिलिटेट्स हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। अच्छे से पैकिंग किया तो उसको हैंडल करना आसान हो जाएगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह रखना आसान हो जाएगा, उसको इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। इट ऑल्सो इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ राइट क्वांटिटी। और अगर पैकेजिंग अच्छी है तो राइट क्वांटिटी में वो उसको आप सप्लाई कर पाओगे, राइट क्वालिटी में सप्लाई कर पाओगे और वेट में सप्लाई कर पाओगे कंज्यूमर को। तो पैकिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा। अच्छी पैकिंग देख के भी सामान बिकता है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। ये भी आप सबको पता है, टीवी आप सब देखते हो, फिल्म देखने आप सब जाते हो, अखबार आप सब पढ़ते होगे, हर जगह आप कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट देखते हो। ज़माना ही इस चीज़ का। लेकिन हमारा क्षेत्र ऐसा है, दवाइयों का क्षेत्र, जिसमें कि हर चीज़ की एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकती। हाँ, खांसी की दवाई की हो जाती है, आयोडेक्स की हो जाती है, पेन बाम की हो जाती है, लेकिन दवाइयाँ इतनी ही नहीं है। ढेरों दवाइयाँ हैं अलग अलग तरह की, सबकी एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है, आप नहीं कर सकते। अब पढ़ते हैं इसको। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी टेक्स केयर ऑफ द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। इससे, एडवर्टाइजिंग से और पब्लिसिटी से जो नॉलेज की हिंड्रेंस है वो खत्म होगी। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब कि भाई आपने एडवर्टाइज कर दिया, वो एडवर्टाइजमेंट पूरी जनसंख्या तक टीवी ने पहुंचा दी, जहां तक पॉसिबल है, जो जो लोग टीवी देखते हैं, और उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान हो गया। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी कैन बी अंडरटेकन थ्रू रेडियो। अब रेडियो जरिया है, जहाँ टीवी नहीं है वहाँ लोग रेडियो सुनते हैं। टीवी है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, दीवारों पे पोस्टर लगते हैं। तो ये एक तरीका है एडवर्टाइज करने का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैम्फलेट्स है, आपने कभी अखबारों में छोटे छोटे पर्चे निकलते हुए देखे होंगे, या फिर आपने किसी डॉक्टर के पास एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जाते हुए देखा होगा, जहाँ जाके वो डॉक्टर को फ्री में सैंपल दे के आता है। साइन बोर्ड्स, बड़े बड़े सड़क के किनारों पे, किसी गोल चौक पे आपने बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे देखे होंगे, उस पर आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। विंडो डिस्प्ले, आप किसी दुकान में जाओ तो एक बड़ी खूबसूरत सी खिड़की बनी रहती है शीशे की, जिसमें लाइट्स लगी हुई है, जिसमें बहुत सारा सामान उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लगा के रखा, ताकि आने वाला जब आए तो उसको ढंग से देखे, प्यार से देखे, और अगर उसमें कोई काम की चीज़ उसकी नज़र आए तो उसको खरीद ले।
ट्रेड फेयर लगते हैं, जैसे कि दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है, कभी ट्रांसपोर्ट वालों का लगता है, इसी तरीके से कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का लगता है, कभी बुक्स का लगता है, ऐसे ही अलग अलग ट्रेड फेयर लगते हैं। जैसे फार्मास्यूटिक्स वालों का ट्रेड फेयर लगता होगा, जिसमें नई नई मशीनरी अगर कोई आ रही है दवाई बनाने की तो उसकी एग्जीबिशंस लगती होगी। अब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी जो है दैट इज टू क्रिएट सस्टेन एंड इंक्रीज डिमांड ऑफ गुड्स। हमारा मुख्य मुद्दा जो है एडवर्टाइज करने का, पब्लिसिटी करने का, वो है कि हमें पैदा करना है और उस पैदा की हुई डिमांड को बना के रखना है और उसको बढ़ाना है। मैन्युफैक्चरर ने जो बना दिया वो एक बार किसी के दिमाग में जाए, फिर वो उसके दिमाग में रुक जाए, फिर वो बिकना शुरू हो जाए। छोटी सी उदाहरण है कि भाई एक कॉम्बिफ्लैम नाम की गोली आती है, तो सेल्फ मेडिकेशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। हम सब छोटी मोटी दवाइयों के लिए तो बीमारियों के लिए तो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो अगर किसी के मान लीजिए शरीर में दर्द हो रहा, बुखार है, तो वो कहता है कि यार छोड़ यार कॉम्बिफ्लैम ले ले। द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी इज बोर्न बाय द प्रोड्यूसर। लेकिन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी पे खर्चा होता है। आप अगर किसी अखबार में अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हो तो अखबार वाले आपसे पैसा लेंगे, रेडियो वाले पैसा लेंगे, टीवी वाले पैसा लेंगे, मैगजीन वाले पैसा लेंगे, दीवार पे पोस्टर लगाने वाला पैसा लेगा। अगर आपने पैम्फलेट्स अखबार में डालने हैं तो अखबार में पैम्फलेट्स डालने वाला पैसा लेगा, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से पैसे लगते हैं। लेकिन वो सारा खर्चा जो है वो कौन बियर करता है, कौन बर्दाश्त करता है? जिसने दवाई बनाई है या जिसने सामान बनाया है। द होलसेलर एंड समटाइम्स बाई द रिटेलर्स। कई बार क्या है कि भाई होलसेलर जो बहुत बड़ा है, उसका बड़ा नाम है देश में, तो वो बनाने वाले को कह देता है कि चलिए इसमें से 5-10% खर्चा मैं भी कर दूँगा। मान लीजिए कोई रिटेलर है बड़ा, तो वो होलसेलर की हेल्प करना चाहता है, वो भी बोल देता है कि चलिए 2-4% मैं भी लगा दूंगा। Majority of pharmaceutical products are ethical products and their direct advertisement is prohibited according to the Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act। ज़्यादातर दवाइयाँ जो हैं वो एथिकल प्रोडक्ट्स मानी जाती हैं और उनकी सीधे तौर पे एडवर्टाइजमेंट नहीं की जा सकती। किसके अनुसार? ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज यानी कि ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट के अनुसार। हाउएवर जनरल होम रेमेडीज आमतौर पे जो घरों में इस्तेमाल में आते हैं, जैसे कि पेन बाम मैंने बताया था, इनहेलर आपका नाक बंद हो गया, आयोडेक्स हो गई, एंटीसेप्टिक क्रीम आ गई, या कुछ ऐसे ही छोटे मोटे और प्रोडक्ट्स हैं विच आर जनरल होम रेमेडीज। दे डू नॉट रिक्वायर ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर देयर परचेज, जिसके लिए आपको डॉक्टर की पर्ची नहीं चाहिए। दे कैन बी एडवर्टाइज्ड बाई एनी ऑफ द डायरेक्ट मेथड ऑफ एड। तो ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपको किसी डॉक्टर की पर्ची की, प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, उनकी एडवर्टाइजमेंट आप डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है इकोनॉमिक्स। शायद आप में से किसी ने इसका नाम सुना हो या ना सुना। इकोनॉमिक्स शब्द, तो जो शब्द आपने सुना है इकोनॉमिक्स, बेसिकली इसको बनाया गया है 2 ग्रीक शब्दों से, यानी 2 ग्रीक वर्ड से। पहला है OIKOS, ओइकोस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड नेमेन, NEMEIN, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट। Thus, economics means the management of household. The wants of cash household are unlimited. आपके जो घर की ज़रूरतें हैं बेअंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। Economics deals with the proper use and allocation of resources for fulfillment of various human wants and maintenance of growth and stability. तो इकोनॉमिक्स जो डील करती है कि भाई जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास धन है, आपके पास पैसा है, उसको कैसे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि जो आपकी इंसान की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा भी किया जा सके और आपकी यानी आपके हाउस होल्ड की, आपके बिजनेस की ग्रोथ बनी रहे और स्टेबल बिजनेस चलता रहे। ड्यू टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड इंक्रीज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन वांट्स, एक तो जो इंडस्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ है उसकी वजह से, और एक जो इंसान है उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऊंचा हो गया है।
पहले कौन एसी इस्तेमाल करता था? पहले कौन आरओ का प्योरीफाइड वाटर पीता था? पहले कौन पिज़्ज़ा बर्गर खाता था? तो देखिए ना, अब आपकी लाइफ में कितना कुछ आ गया। दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे। इसी तरीके से जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, इंडस्ट्री के रूल्स चेंज हो रहे हैं, इंडस्ट्री का रूप बदल रहा, इंसान की ज़रूरतें भी बदल रही हैं। ऑल्दो ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, चाहे मानते हैं कि भाई इंसान की ज़रूरतें हैं जो बेअंत है, बट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर लिमिटेड टू सेटिस्फाई देम। आपके पास हर कोई अंबानी नहीं है, हर कोई अमीर नहीं है, इतना अमीर नहीं है कि वो अपनी जीवन की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ज़्यादातर तो 95% तो ऐसे ही है नौकरी पेशा। बट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उनके लिमिटेड है, तो वो अपनी ज़रूरतों को, सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न मनी। लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, अलग अलग काम करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। कोई नौकरी करता है, कोई छोटी मोटी दुकान करता है, नौकरी भी अलग तरह की है, काम भी अलग तरह के हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन। अगर कोई मोची है तो वो उसकी ऑक्यूपेशन है, अगर कोई लकड़ी का काम करता तो वो उसकी ऑक्यूपेशन है, अगर कोई कंप्यूटर बेच रहा है तो वो उसकी, कोई टीचर है तो इसी तरीके से कोई सफाई कर्मचारी है, अलग अलग काम है, कोई कुक है। In order to understand the elements of economics, the following aspects of economics may be taken into consideration. आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ाना शुरू कर दिया। बेसिकली लाइफ में ये सब चीज़ें हमेशा रही हैं हमारे, और हमेशा रहेंगी, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत तो हमारे मन में हमेशा विचार आना ही चाहिए। अब जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक सिस्टम, अब कौन सी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में ज़रा बात कर लें। People are engaged in different kinds of economic activities to earn money, which are called occupation. लोग जो हैं अलग अलग तरह से पैसा कमाने के लिए अलग अलग तरह की नौकरियां या काम करते हैं, जिसको उसकी ऑक्यूपेशन बोला जाता है, जिसको अभी मैं बोल के आया कि कोई मोची है, कोई लकड़ी का मिस्त्री है, कोई कुक है, कोई टीचर है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई सेल्स गर्ल है, कोई सेल्स पर्सन है, और पता नहीं और कितने सारे काम हैं। The occupations which are generally adopted by human beings are classified into the following 3 groups. लेकिन जितनी भी occupations हैं इंसानों द्वारा अडॉप्ट की गई हैं, यानी कि वो जिस तरह के भी काम करते हैं, उनको 3 ग्रुप्स में बांट दिया। पहला हुआ बिजनेस, दूसरा हुआ प्रोफेशन, और तीसरा हुआ एम्प्लॉयमेंट। तो हम बात करते हैं अभी बिजनेस की। बिजनेस मीन्स दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ प्राइमरली डन विद द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो कार्यशैली है, वो काम है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को कमाने के लिए किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसमें कि आप कुछ बनाओगे, एंड सर्विसेज, या आप कुछ सर्विसेज दोगे ऑन रेगुलर बेसिस। सर्विसेज जैसे आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वहाँ पे आपको टीचिंग सर्विसेज दी जा रही हैं, तो उन्होंने टीचर्स को अपॉइंट किया है, उनको वो सैलरी देते हैं, जिसके बदले में वो आपको पढ़ाते हैं, आप उनको फीस देते हो, तो दैट इज़ ए सर्विस। या दवाई बनाने वाली फैक्ट्री है, वो गुड्स बना रही है, दवाई बना रही है, वो बिक रही है। वाई? क्योंकि भाई रिस्क है, अगर पैसा नहीं रहा तो मैं खाऊंगा क्या? तो लाइफ में अनसर्टेनिटी तो कभी भी आ सकती है। तो ट्रेडिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, बैंक आ गया, ये भी बिजनेस है, इंश्योरेंस का धंधा ये भी बिजनेस है, और मैन्युफैक्चरिंग, ये सब बिजनेस एक्टिविटीज़। एक चीज़ यहाँ पे जो नहीं लिखी है, जो कि मैंने कहीं पढ़ी थी और मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ। हम सब बोल दो देते हैं कि भाई मैं बिज़नेस करता हूँ। क्या करते हो जी? मेरी किराने की दुकान है। क्या करते हो जी? मेरी दवाई की दुकान है। क्या करते हो जी? मेरी कपड़े की दुकान है। एक्चुअली यू आर नॉट ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो होता है जो कम से कम 500 लोगों को तनख्वाह देता हो, 500 लोगों को सैलरी देता हो, उसे बोलते हैं बिजनेसमैन, कम से कम। ठीक है, तो ये एक बात थी जो मैंने डिस्कस कर ली, हटके है लेकिन है, सच्चाई है। प्रोफेशन, प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज ऑफ ए स्पेशलाइज्ड नेचर बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल फिजिशियन, फार्मासिस्ट, लॉयर, अकाउंटेंट वगैरह। तो ये कहना चाहता है कि भाई प्रोफेशन का मतलब है कि वो आपका काम, वो आपकी ऑक्यूपेशन जिसमें आप महारत हासिल कर चुके हो,
क्योंकि आपने उसकी प्रोफेशनल एजुकेशन ली है, आपकी ट्रेनिंग हुई है, आपको नॉलेज मिली है। जैसे कि आप डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, आपने उसकी पढ़ाई की है। आप फार्मासिस्ट हो, आपने उसकी पढ़ाई की है। आप लॉयर हो, वकील हो, अकाउंटेंट हो, ठीक है, ये सब प्रोफेशन है। द प्रोफेशनल्स जनरली चार्ज प्रोफेशनल फीस फ्रॉम देयर क्लाइंट्स फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू देम। तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने ग्राहक से अपने उस काम के बदले में जो सर्विसेज वो देते हैं उसके बदले में अपने प्रोफेशनल फीस को लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े हैं। कोई वकील दुनिया का जाना माना वकील होगा, वो बहुत पैसा लेता होगा। इसी तरीके से कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा फार्मासिस्ट होगा, बहुत बड़ा लॉयर हो सकता, बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता। अब आया एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स ए पर्सनल सर्विसेज rendered by a person to an organization under a contract of employment or service। यहाँ पे आप केवल एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए किसी के अंडर काम कर रहे हो। जैसे कि मैं, an employee is required to perform the duties which are assigned to him by his employer। जो नौकर होता है यानी एम्प्लॉई जो होता है वो अपने एम्प्लॉयर यानी कि मालिक के द्वारा दिए गए काम को करता है। इन ल्यू ऑफ दैट ही रिसीव्स वेजेस और सैलरी, जिसके बदले में उसे तनख्वाह मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, उसे हाउस रेंट मिल जाएगा, मेडिकल अलाउंस मिल जाएगा, डिपेंड करता है, एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ हिज सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट मे बी इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग और इन ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। नौकरी जो है आपकी वो सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है, अर्ध सरकारी भी हो सकती है। इकोनॉमिक सिस्टम। An economic system denotes the economic relationships which arise in the community from the organization or mode of production and distribution। मतलब आप एक संस्था में काम करते हो तो यहाँ पे आपके बहुत से लोग काम करते होंगे, उसी तरीके से वैसी कोई और संस्था होगी या कोई और संस्था होगी, तो आप किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हो। जैसे कि बिजली महकमा है जहाँ पे आप बिल देने जाते हो, ऐसे ही सीवरेज महकमा है, वाटर पानी का बिल देने जाते हो। ऐसे ही स्कूल है, स्कूल वालों के को भी बिजली का बिल देना होगा, सीवरेज का देना होगा, पानी का बिल देना होगा। इसी तरीके से कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी बिजली लगी हुई है, वहाँ पे भी पानी का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे भी सामान बिकता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो हम सब एक दूसरे से इकोनॉमिकली जुड़ गए। इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी सिंपल एंड ईजी फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। लेकिन जो भी आपका इकोनॉमिक सिस्टम है वो सिंपल और समझ में आने वाला होना चाहिए ताकि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको अच्छे से समझ पाए। So it all depends upon the economic system which is adopted by a particular country and how the resources are allocated among various alternatives used and fixation of price। तो कुल मिला के जो एक सिस्टम बना लिया किसी देश ने, किसी प्रदेश ने, वो साधारण समझ में आने वाला, क्योंकि उस सिस्टम को फॉलो तो लोग ही करेंगे। जितना वो आसान होगा लोग उसको अच्छे से समझ के फॉलो करेंगे। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स जैसे कि 3 तरह के हैं। पहला आया कैपिटलिस्ट सिस्टम, जिसमें आया देयर इज़ फ्रीडम ऑफ एवरी काइंड, हर तरह की आज़ादी है। द प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी, जो कुछ बनाने वाले लोग हैं वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। एक्वायर होता प्राप्त करना, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जैसे 370 हटने से पहले आप जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, अब खरीद सकते हो। एंड प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट, और आप कुछ भी बना सकते हो। द कंज्यूमर इज़ ऑल्सो फ्री टू यूज़ एनी प्रोडक्ट्स, और ख़रीदने वाला कुछ भी खरीद सकता है। एंड इन एनी अमाउंट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, और कितनी भी मात्रा में खरीद सकता है। ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है। दे ऑल्सो हैव ए लिबर्टी टू स्पेंड देयर इनकम इन एनी वे। जहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम चलता है वहाँ पे वो उनको इतनी आज़ादी है कि वो अपनी इनकम को जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिस सिस्टम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर जनरली इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट ओनर्स। जहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम चलता है वहाँ पे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है आमतौर पे प्राइवेट ओनर्स के हाथों में होती है। गवर्नमेंट जो होती है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड अनहेल्दी कंपटीशन। सरकार केवल उनके ऊपर नज़र रखती है ताकि वो किसी तरीके से कोई अनहेल्दी कंपटीशन में ना पड़ जाए, जिसकी वजह से कि वो गला काट प्रतियोगिता में चले जाएं और नुकसान करने लगे एक दूसरे का अमंग द प्रोड्यूसर्स। इसलिए कैपिटल सिस्टम के बारे में जो मैंने यहाँ बताना था वो बता दिया।
अब आया सोशल सिस्टम। इन दिस सिस्टम द लार्ज एंड बेसिक इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट। यहाँ पे जो देश की सरकार है या प्रदेश की सरकार है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को चलाती है। समटाइम्स द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई, कभी कभी तो उसके सामान की डिस्ट्रीब्यूशन भी सरकार के पास होती है। अब आया मिक्स्ड इकोनॉमी। द एक्टिविटीज़ ऑफ बोथ सिस्टम्स आर यूज, जिसमें कैपिटलिस्ट भी आ गया, सोशल भी आ गया। इट मीन्स सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट एंड सम आर इन द प्राइवेट हैंड्स फॉर द, यानी कि ओपन टू द पब्लिक। लिमिटेशंस क्या है इकोनॉमिक्स की? इट इज़ नॉट ए कंप्लीट स्टडी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम सोचते होंगे कि भाई इकोनॉमिक्स से हम सब कुछ जान लेंगे, हमें इंसानों की सारी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ओनली दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद मनी आर स्टडीड। इकोनॉमिक्स केवल उन्हीं चीज़ों की, उन्हीं एक्टिविटीज़ की स्टडी करती है जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। इट स्टडीज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ ओनली दोज ह्यूमन बींग्स हु आर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये केवल उन इंसानों को स्टडी करती है जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के मेंबर होते हैं, यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी के जो पार्ट है। इट इज़ द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। इकोनॉमी जो है वो एक पैसे को मापने वाला डग्गा है, टू असेस ह्यूमन मोटिव्स, ताकि इंसानों के मोटिव्स को समझा जा सके, परखा जा सके, तोला जा सके। बट दिस मेजरिंग रॉड लैक्स एक्यूरेसी, ये उतनी एक्यूरेट नहीं है। सो इट कैन नॉट मेजर एक्यूरेटली द ह्यूमन मोटिव। तो इकोनॉमिक्स जो है वो प्रॉपरली एक्यूरेटली ह्यूमन मोटिव्स की बात कर रहा हूँ, यानी जहाँ पैसा आ गया उसको तो ये कर लेगी, लेकिन पैसे के बिना भी इंसान के मोटिव्स होते हैं जिसको ये मेजर यानी माप नहीं सकती। तो ये हुआ आपका आज का लेक्चर। कृपया सब स्वस्थ रहें, घर पे रहें, जहाँ तक कोशिश हो मास्क पहन के रखें और हाथों को बार बार धोएं।